अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल का एक्शन कल से शुरू हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। हमारी ट्रांसमिशन का भी आगाज़ कल से हो जाएगा और रात में हर लम्हा पुरजोश भी कल आप देख सकेंगे। तमाम मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं उन्होंने पिंडी पहुंचना शुरू कर दिया है। तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। कल जो मुकाबला है वो है कराची किंग और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। जी शाहिद साहब, क्या लगता है आपको, एक्साइटमेंट वहीं से शुरू होगी, मैचेस वैसे ही होंगे या आपको लगता है जो ब्रेक आया है इससे टेम्पो थोड़ा सा टूटा होगा? सबसे मेन चीज़ ये है कि एक तो पाकिस्तान की फतह इंडिया के ऊपर, उस पर लोग वैसे पुरजोश हैं। और दूसरे सैटरडे है, वीकेंड है, तो ये दो चीज़ें अच्छी हो गई हैं, उससे पुरजोश होना चाहिए क्राउड और आना चाहिए सारे क्राउड को। और कल का मैच तो इसलिए भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि अगर कराची किंग्स जीतती है तो वो टॉप 2 में फिनिश कर सकती है और अगर ज़ल्मी जीतती है तो ज़ल्मी स्टे अलाइव करेगी। अब तक जितने भी 9 के 9 एडिशन हुए, प्ले ऑफ खेले उन्होंने सारे एडिशंस के, और उनके पास एक दो प्लेयर आए हैं ज़ल्मी के पास भी। वो जॉश ब्राउन को ऑस्ट्रेलिया के लेने चाह रहे थे लेकिन उनको आखिरी वक्त में मसल पुल हो गया, वो आ रहे हैं। पीटर होड्ज़ोगुलू जो उनके लेग स्पिनर हैं, ऑस्ट्रेलिया के T20 एक्सपर्ट हैं, वो आ रहे हैं। और दिलशन मधुशानका जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है श्रीलंका का, वो आ रहा है। ये हैरानगी की बात है कि कुशाल मेंडिस को पाकिस्तान में हिफाजती खदशात है जबकि चंदीमल, अविष्का फर्नांडो और दिलशन मधुशन का, हो सकता है कुशाल मेंडिस इंडिया के करीब रहते हों, शायद वो उस जगह पे। पॉइंट ये है कि जो बात है वो है कि आपको ज्यादा पैसे, आपको एक बड़ी लीग की लालच, वो लेकिन अगर ये कोयटा ग्लेडिएटर्स वाले बताते नहीं, कोयटा ग्लेडिएटर्स वालों से सबसे ज्यादा शिकायत ये रहती है कि वो मीडिया को इतनी चीजें बताते नहीं। जो असल मीडिया उनको बता देते हैं, एक आध को ये गलत चीज है। मतलब मीडिया को प्रॉपरली इंटरटेन करना चाहिए। कुशाल मेंडिस ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उनको क्यों नहीं नोटिस दिया जा रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी और कोयटा की तरफ से भी कि उन्होंने अपना कमिटमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको क्यों पूरा नहीं कर रहा है? या उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि बीच में जंग होगी तो वो वापस चले जाएंगे, तो फिर हमें थोड़ा सा बता दें ताकि कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज समझ में आ जाए कि नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट में था कुशाल मेंडिस के, इसलिए वो अब IPL में जा रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अब दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। अब पाकिस्तान सुपर लीग ने भी अपना एक ब्रांड बना लिया है, एक नाम बन गया है। अगर कोई हमारे साथ ऐसा करता है तो आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना है। हमने कॉर्बिन बॉश के साथ किया ना, कॉर्बिन बॉश ने अगले ही दिन अपॉलॉजी की, अपने एजेंट के थ्रू माफी मांगी कि जी ठीक है, मैं इसको जो भी जो भी सजा मुझे मिलेगी मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। अभी तक वहाँ पे एक भी मैच नहीं खेल पाया कॉर्बिन बॉश, और अब उनका नाम साउथ अफ्रीका की उस टीम में भी है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। तो आया वो IPL का कोई मैच खेल भी पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे? यहाँ आ जाते तो जरा खाने भी अच्छे मिलते और मैच भी पूरे मिलते हैं। लेकिन वो बस बात यही है कि वो चकाचौंध देख के, पैसों को देख के लोग अपना डिसीजन लेते हैं, बट हमें भी इस पे बड़ा स्ट्रांगली आना होगा। मिच ओवन का तो जाहिर है उनका कॉन्ट्रैक्ट ही 18 तारीख तक का था, तो इट मेक सेंस कि अगर उनके पास ये ऑप्शन है तो वो जाए भी तो समझ में वो चला। और ये सारी चीजें जाहिर है, अगर हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में कुशाल मेंडिस के और काइल जेमिसन के भी यही लिखा हो, इसीलिए कोयटा ग्लेडिएटर्स भी खामोश है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कोई नोटिस नहीं दिया। लेकिन जब तक आप, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, अदरवाइज आगे भी सालों में आपके साथ यही कुछ होता रहे। बिल्कुल सही है बात। पेशावर ज़ल्मी की हो रही थी तो असली उनका मुकाबला मेरे हिसाब से वही होगा जो लाहौर कलंदर के साथ होगा, और लाहौर कलंदर का भी वो डू और डाई गेम है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कल का मैच हार कर बाहर नहीं होते, लेकिन कल का मैच हार कर उनकी पोजीशन अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो भी 10 पॉइंट पे आ जाएंगे और वो भी उस टॉप 4 की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे कि आज जो भी किसी भी बता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मुश्किल इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड को है और उसके बाद लाहौर कलंदर को। लाहौर कलंदर को सबसे ज्यादा है, 9 मैचों में 9 पॉइंट्स, आगे पीछे कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। उनका कल मैच है, वो जीतेंगे तो अगले राउंड में जाएंगे, वो हारेंगे तो बाहर होंगे। और लाहौर कलंदर की ये भी एक बड़ी कमाल की बात आज देख रहा था कि 9 इवेंट्स में वो सिर्फ 6 दफा तो ग्रुप में ही बाहर हो गए। जो 3 दफा वो अंदर आए, 3 दफा जो अंदर आए वो फाइनल, तीनों उन्होंने फाइनल खेले। तो ये तो कुछ भी नहीं या सब कुछ, या कुछ भी नहीं या सब कुछ, ये लाहौर की मिसाल है। अच्छा, अगर हम अभी भी देखते हैं फॉरेन प्लेयर्स के वापस आने के बाद भी जो आए हैं और जो नए ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद भी कराची किंग काफी स्टेबल लग रही है। ये आपकी बिहेवियर पे, आपकी ट्रीटमेंट पे होती है कि आप फॉरेन प्लेयर्स को कितना अकोमोडेट करते हैं, कितनी हॉस्पिटैलिटी देते हैं, फिर आप अपने प्लेयरों को इतना कॉन्फिडेंस देते हैं। तो यकीनन कराची किंग्स की मैनेजमेंट ने इतना कॉन्फिडेंस दिया होगा
उनको जब जिस वक्त ये सारे वाकयात हुए थे सब पिंडी में थे, उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिया होगा, दूसरों ने भी दिया होगा, लेकिन कराची किंग्स इसमें बाजी ले गया और उनके ज़्यादातर प्लेयर्स वापस आ रहे हैं, विच शोज़ कि आपकी मैनेजमेंट ने बड़ा एक अच्छा स्टेप लिया था, केयरफुल एनालिसिस किया हुआ था और सबको एक सिक्योरिटी की जो एश्योरेंस थी वो दी हुई थी। बिल्कुल सही है। और बात कराची किंग की हो रही है तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि कल उनका मुकाबला ज़ल्मी से है और इस मैच के लिए खिलाड़ियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसा घूम फिर के बात वहीं आती है कि जब आपका ड्राफ्ट हो तो ड्राफ्ट में आपने बड़े समझदारी के फैसले करने हैं और मुझे ये दो टीमें नज़र आती हैं जिन्होंने ड्राफ्ट को भरपूर अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। वो कोयटा ग्लैडिएटर्स जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है और कराची किंग्स जो दूसरे नंबर पर है। अगर तीसरी टीम जिसने इसका फ़ायदा उठाया था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड थी, जैसे उन्होंने साहबजादा फरहान को लिया उनकी फॉर्म को देखते हुए। लेकिन ये दोनों टीमों ने जो पिछले कुछ सालों में गलतियां की थी इस बार बहुत उससे इम्प्रूव किया है। 2019 में आखिरी बार टाइटल जीता था कोयटा ग्लैडिएटर्स ने और आखिरी 3 जो भी एडिशन हुए हैं उनमें से सिर्फ एक ही दफ़ा वो प्लेऑफ में पहुंचे हैं। तो उनकी मैनेजमेंट को, उनके ओनर्स को भी अपनी टीम के बारे में एक बड़ा ख्याल था। शुरू के जितने भी एडिशंस थे वो हमेशा अच्छा करते थे, हमेशा प्लेऑफ में जाते थे। तो अब उन्होंने बेहतरी की है। ड्राफ्ट के बाद नजीब, ड्राफ्ट में ठीक है सब टीमें अपनी अपनी कोशिशें करती हैं। जब आप एक्सपोज होते हैं, जब आप मैच खेल रहे होते हैं, जब आपको पता चलता है कि आपका मिडिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा वीक है, आपको पता चल रहा होता है कि आपने बहुत ज़्यादा टॉप ऑर्डर के प्लेयर ले लिए। कराची किंग्स का शुरू में ऐसा लग रहा था कि हमने टॉप ऑर्डर के बहुत ज़्यादा प्लेयर ले लिए, लेकिन खुशदिल शाह की 2-3 इनिंग्स, 1-2 इनिंग्स, इरफान नियाजी की अच्छी इनिंग्स, जेम्स विंस तो जाहिर है टॉप ऑर्डर में आते हैं। तो वो एक्सपोज होते हैं जब आप मैच खेल रहे होते हैं। आप दुनिया की, बार बार हम सब लोग यही कहते हैं और इस पर हम इत्तेफाक करते हैं कि आप दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स लेके आ जाएं, लेकिन अगर मैच डे पर अगर वो अच्छा नहीं खेलेंगे तो आप कुछ भी नहीं। लेकिन इसमें जो शाहिद साहब जो मेरा ड्राफ्ट वाला पॉइंट था ना वो ये था कि आप बार जब आप ड्राफ्ट में होते हैं और आपका नंबर आता है तो आप एक्साइटेड होकर प्लेयर्स पिक करना शुरू कर देते हैं। आपकी कॉम्बिनेशन, आपकी कॉम्पोजिशन क्या बन रही है वो नहीं देखते। सब लोग आपके, अब जैसे पेशावर ज़ल्मी फॉर दैट मैटर, अब आपने पिछले 2 सीजन में टीकेसी ने कुछ नहीं किया था, उन्होंने प्लैटिनियम पिक में लिया जबकि और ऑप्शंस अच्छे थे मौजूद उस टाइम पे, वो उनको थोड़ी उसमें परेशानी हो रही है। फिर आपके पास टॉप ऑर्डर प्लेयर्स एक साथ इतने सारे हैं कि अब आपकी मजबूरी है कि आप बाहर बिठा रहे हैं। तो ये तो होगा ना। देखो सबके पास क्रिकेटिंग ब्रेन्स तो होते हैं, जाहिर है उन्होंने हायर किए हुए हैं, अच्छा स्टाफ रखा है, मैनेजमेंट रखा है। बाद में आके ड्राफ्ट ऑफ कोर्स इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग योर टीम और टुवर्ड्स बिल्डिंग योर स्क्वाड फॉर द PSL। वो फर्स्ट स्टेप होता है। अक्सर उसमें होता है, हम बहुत से लोग, मेरा तो ख्याल ये था कि मुल्तान सुल्तान ने भी बड़े अच्छे प्लेयर्स पिक किए हुए थे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, राइट आर्म फास्ट बॉलर, ऑफ ब्रेक बॉलर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेकिन वो पहले मैच के बाद एकदम से डाउन हो गए। उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन सही नहीं बनाया। एक मैच में उन्होंने क्रिस जॉर्डन और डेविड विली दोनों को बाहर बिठा दिया, तो उनकी अपनी कॉम्बिनेशन नहीं बराबर बन पा रही थी। वो प्रॉपरली 11 का इंतखाब सही नहीं कर पा रहे थे, वो उन्हें सबसे ज़्यादा कॉस्ट किया। और बार बार ये कहना कि पहले मैच के बाद हम उठ नहीं सके, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है ना कि आप, हर दुनिया में हर टीम अपनी गलतियों से सीखती है और लीग फॉर्मेट तो होता ही ऐसा है कि कभी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विक्ट्री मिल जाएगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, और कभी आप इतना बुरा हारेंगे कि आपको उससे बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल तो आना पड़ता है और ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, कप्तान की जिम्मेदारी होती है किस तरह टीम को उठाए। एक शिकस्त से अगर आपकी पूरी कैंपेन खराब हो रही है तो फिर इसका मतलब है आपके यहाँ बहुत ज़्यादा वीकनेसेस है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करनी है, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और PSL पर हम दोबारा बात करेंगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, IPL शुरू होने वाली है और वहाँ पे भी जो है वही मसला सिक्योरिटी का जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। और मिचेल स्टार्क जो है उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है। वो धर्मशाला वाला इंसिडेंट में वो वहाँ मौजूद थे और वो सिक्योरिटी से बिल्कुल मुतमईन नहीं थे और बड़ा पैनिक फैला वहाँ पे। तो उसको कैसे देखते हैं? वो जो पैनिक हुआ उसकी वजह से प्लेयर्स थोड़ा परेशान हो गए। उसी टीम के फ्रेजर मैककर्क भी थे, एलिसा हेली कमेंट्री कर रही थी जो मिचेल स्टार्क की बीवी हैं। उन्होंने बड़ा एक पॉडकास्ट में बताया कि किस तरह का पैनिक था कि फैफ डू पुलिसी बगैर जूतों के, बगैर नंगे पैर घूम रहे थे। तो वो बता देते तो इतना पैनिक नहीं होता। लेकिन क्रिकेट जहाँ भी हो, हमारे यहाँ हो, हमारे पड़ोसी मुल्क में हो, बांग्लादेश में हो, कहीं पे भी हो, थ्राइव करे। इसलिए कि क्रिकेट ही एक पूरा इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो है सबको यूनाइट करती है। चाहे IPL हो, चाहे PSL हो, चाहे BPL हो, सारी लीग्स जो हों वो हो, टैलेंट सामने है और हमारी क्रिकेट फ्लरिश करे। बिल्कुल सही है। अच्छा, साथ साथ एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट हैं मेल्कम कॉन
जिन्होंने बड़ा इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट रेस किया है, क्योंकि आईसीसी के सदर तो हैं जय शाह, लेकिन लगता ये है कि वो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने अपनी फ़ौज के हवाले से एक ट्वीट की है, उस पर उनका कहना है कि जब ये किस तरह का एटीट्यूड है, जब उस्मान ख्वाजा ने एक पीस का मैसेज किया था, उस पर इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, तो आप ये वॉर के टाइम पे ऐसे कैसे कर सकते हैं? सही बात है, बिल्कुल जय शाह को अब ये भुलाना पड़ेगा कि वो इंडिया के होम मिनिस्टर के बेटे हैं। अपने जज्बात अपने पास रखें। ऑफिशियली अगर वो करेंगे तो अब वो आईसीसी का हैट पहने हुए हैं, आईसीसी के वो प्रेसिडेंट हैं और उनको इंडिया ऊपर है, परफॉर्मेंस वाइज भी, मनी वाइज भी, क्लाउड वाइज भी। उन्हें ऊपर से नीचे लोगों को देखते हुए बड़ी एक डिग्निटी, बड़ा एक ऑनर शो करना पड़ेगा। इसलिए कि इंडिया अगर आप देखें टॉप 3 तीनों फॉर्मेट में 2 में नंबर 1 है, 1 में नंबर 3 है, तो उनको दूसरे मुल्कों को अकोमोडेट करना है, एंटरटेन करना है। तो इस तरह का ट्वीट करना, मेलकम कॉन ने यहाँ पे तो किया है, ट्वीट तो किया है और कंडेम किया है। अब वो आर्टिकल लिख के दिखाएंगे और उसमें थोड़ा सा क्रिटिसाइज करेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा कि उनकी अखबार में कितनी से है, कितनी चलती है। जय शाह को इन सब चीज़ों को ख्याल रखना पड़ेगा आगे। अगर आपको याद हो, ऑल लाइव्स आर इक्वल, ऑल लाइव्स, इस तरह का जब प्लेयरों के लिए एक चीज़ है, मोइन अली ने भी गाजा के लिए किया था, फलस्तीन के लिए किया था, उस्मान ख्वाजा ने भी किया था। तो ऑफिशियल्स को भी बाउंड होना चाहिए कि वो इन सब चीज़ों में, पॉलिटिक्स और इन सब चीज़ों में इस तरह की चीज़ें ना लेके। लेकिन जय शाह के लिए मुश्किल भी तो है ना अपने वालिद साहब का भुलाना, लेकिन अब वो आईसीसी के चेयरमैन है, यहाँ तक वो पहुंचे भी ना हो। क्रिकेट के ऊपर रखें, क्रिकेट के ऊपर रखें। अगर वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जाहिर है उन्होंने बीसीसीआई में भी काम किया हुआ है, आईसीसी को भी अभी आगे लेके बढ़ेंगे। और आईसीसी में जितनी यूनिटी की ज़रूरत है, इसलिए कि अब आप देख रहे हैं कि एक साइकिल पूरा ख़त्म हो रहा है कमर्शियल। अब जो नेक्स्ट कमर्शियल साइकिल आ रहा है उसमें कह रहे हैं कि बड़े प्रॉब्लम्स होंगे, ब्रॉडकास्टर्स भी 2-1 जम हो गए हैं, तो उसकी वजह से और थोड़े से प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब इन सब चीज़ों को अगर यूनिटी नहीं होगी आईसीसी में इस तरह पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, वो बजाय इसके कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो इसमें बड़ा फ़र्क पड़ेगा और क्रिकेट सफ़र करेगी। बिल्कुल ठीक है। कमिंग बैक टू पीएसएल, और पीएसएल के जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल रीस्टार्ट हो रही है। ये भारत पाकिस्तान की कशीदगी से पहले पीएसएल सीजन 10 में 26 मैचेस हुए थे। कौन से रिकॉर्ड्स बने, कौन से रिकॉर्ड्स टूटे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज शाहिद साहब, अभी जो मैचेस अब तक हुए हैं, आपको क्या लगता है इस पीएसएल सीजन 10 से हमने क्या सीखा है या हमें क्या हासिल हुआ है अब तक? थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है और हमारे बहुत से ऐसे प्लेयर थे जो पाकिस्तान से खेलते हैं, उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया, और कुछ जो खेल रहे हैं जैसे हसन नवाज है, उन्होंने बहुत अच्छा किया, फ़हीम अशरफ ने बहुत अच्छा किया, खुशदिल शाह ने बहुत अच्छा किया, और ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ जो ये हुई कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मिडिल ऑर्डर में यूज़ किया हसन नवाज को, जहाँ उसने आके एक बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी बनाई, आखिरी ओवर्स में जाके उसने स्लॉगिंग की और सेंचुरी बनाई, जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले इसमें भी हमें और मजीद टैलेंट मिले, और जो हमसे गलतियां हो रही हैं उन गलतियों से हम सीखें और अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। फिलहाल हमारे इस शो में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।